और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं जो तस्वीरें आई हैं कुल्लू से। कुल्लू घाटी में बारिश ने कहर मचा दिया है। कई जगहों पर बादल फटने से नुकसान हुआ है। सेंज का संपर्क कट गया है। बंजार आनी मार्ग बाधित है। सोलंग नाला अंजनी महादेव नाले में बाढ़ से नुकसान हुआ है। मणिकर्ण के ब्रह्मागंगा में बादल फटा है। गड़सा नदी में बहते हुए मलबे का वीडियो वायरल है। नदी में अचानक पानी आ गया जिससे लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, नदियों में पानी के साथ मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में बादल फटा जिसके बाद से हालात वहां पर खराब हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर स्थिति वहां पर खराब है। और बादल फटने से कई जगहों पर बेहद नुकसान हुआ है। नदियों में पानी के साथ मलबा बहता हुआ आपको नजर आएगा। मणिकर्ण के ब्रह्मा गंगा में ये बादल फटा है। कुल्लू घाटी में बारिश ने कहर मचा दिया है। ये तस्वीर देखिए, हिमाचल की ये तस्वीर जहां पर हालात बेहद खराब होते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी और अहम बात यह है कि अभी तक वहां पर राहत नहीं पहुंच पाई है। बारिश आई और आफत कैसे हुई, ये दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि जो नदी का पानी है उसमें मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। और इस मलबे को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बादल फटा उसके बाद मलबा है। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए। और हिमाचल के बाद अब आइए जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जमकर बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। तवी नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच एक शख्स फंस गया जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। यह युवक उफनती लहरों के बीच एक पुल के खंभे की आड़ में एक तार के सहारे रुका हुआ था। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पुल के ऊपर से एक सीढ़ी के सहारे बचाव कर्मी नीचे उतरा। इसके बाद इसी सीढ़ी के सहारे युवक को ऊपर लाया गया। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां लहरों के बीच युवक फंसा हुआ है और एसडीआरएफ के जवान ने जान बचाई। ये देखिए जम्मू का तवी नदी है और यहाँ पर एक शख्स नीचे फंस गया। उसके बाद रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे एसडीआरएफ का जवान नीचे उतरा और उसी सीढ़ी के सहारे फिर उस शख्स को बचाया गया और बाकायदा बेल्ट एक बांधी गई ताकि सीढ़ियों से चढ़ते वक्त भी कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए सफलतापूर्वक दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो उस शख्स का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। पहली तस्वीर में आप देखिए जब वो युवक फंसा हुआ है और बचने का कोई रास्ता नहीं आ रहा है क्योंकि अगर पानी बढ़ता तो जान जा सकती थी, लेकिन इसी बीच एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। और फिलहाल दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब उस फंसे हुए शख्स का रेस्क्यू कर लिया गया है, उसकी जान बच गई है। सबसे राहत की बात यह है। तो जम्मू के तवी नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया है जिसकी वजह से फंस गया था शख्स। और अभी एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बारिश की वजह से तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और हालात खराब है। यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर था वो भी चला गया, उड़ गया। और इधर गुजरात के कई शहरों में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच अहम खबर आ रही है, कई शहरों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं गुजरात में और फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चाहे वो सूरत हो, पंचमहाल समेत कई जिलों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी और अहम बात यह है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नुकसान हो रहा है। और पहली तस्वीर आपके सामने सूरत की है और दूसरी तस्वीर आपके सामने पंचमहाल की है जहां पर सूरत में लोग कैसे फंसे हुए हैं और एक महिला को बाकायदा कंधे के जरिए वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए पंचमहाल का जहां पर बहुत तेजी के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद लोगों को सूरत के निचले प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला जा रहा है। आज सुबह 11 बजे हमारे सहयोगी अनुज रायते ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो रास्ते से इन लोगों को लाया गया वो पूरा पानी से भरा हुआ है।
क्या आप अंदर रहते हो सर, अंदर की जगह में? हाँ जी सर, ब्रजभूमि के अंदर रहते हैं हम लोग। अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पे कम से कम कल सुबह से बारिश हुई नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा पानी का निकासी नहीं है भैया, बहुत हर साल का ही दिक्कत है भैया, हर साल ही परेशानी हम लोगों को रहता है। जैसे कोई मेला आ रहा, पानी का मेला हर साल ही बढ़ता है, ये रोज एवरी ईयर बढ़ता ही है पानी, ये हर साल और दिक्कत रहता ही रहता है, कोई रास्ता ही नहीं है। इसका कारण क्या है सर हर साल पानी भरने का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये काफी सिटी के बीचों बीच सेंटर में आने वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरता है। वो आगे का प्रॉब्लम है, आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ अंदर रहते हो, हाँ अंदर है। आपको कल से क्या तकलीफ हुई है पानी भरने की वजह से? आपको मूवमेंट के लिए, यातायात के लिए? इधर से खर्चा करने के लिए आना 20 रुपये देना पड़ता है, इधर आना पड़ता है, और गाड़ी बिगड़ जाती है जो लोग लेके आते हैं। सबका मोनोपोली रहता है, रिक्शा वाला 200 की जगह 400 बोल रहा है, 400 की जगह 500 बोल रहा है, और बच्चों का स्कूल मिस हो रहा है वो अलग से, बाकी जा नहीं सकते हैं। इन लोगों की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है भैया। जब से ये पानी भरना स्टार्ट हुआ तब से आपको बाहर से अंदर आने के लिए ऐसी वाहनों को इस्तेमाल करना पड़ा? हाँ, इसी वाहन से मतलब एसएमसी का एक ट्रैक्टर भी लगाया हुआ है जो गाय वगैरह जो है उनको लाने के लिए, बाकी ये भी है, ये पैक दे के अपन आ रहे हैं, बाकी वो फ्री में आ रहे हैं। जो अंदर पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है वहाँ वो रहते हैं, और कैसे कल सुबह 10 बजे से यहाँ पे जो बारिश की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो गई, बट फिर भी ये पूरा जो पानी से भरा हुआ एरिया है ये अभी भी पानी से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सका है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वर्कर्स हैं वो सुबह से ही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो जो नाले हैं उनको साफ करके वहाँ से मिट्टी या फिर उससे गंदगी निकाल के उसको क्लियर कर दिया जाए, ताकि ये जो पूरा पानी आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो जिसकी वजह से ना ही साइकिलों को बट मोटरसाइकिल्स को और खास करके बड़ी गाड़ियों को मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ हो रही है। और सूरत में जो इस वक्त हालात हैं, सूरत के हालात पर वहां की निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता अनुज ने। सुनिएगा। 2 दिन तक लगातार बारिश चली, कम से कम 17 इंच की बारिश पूरे सूरत के एरिया में देखी गई। एज अ कमिश्नर, एज समवन हु इज़ लीडिंग दिस एंटायर प्रोग्राम, कैसा एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़ें डील करने का, और अभी स्टेटस क्या रहेगा एक ऑफिशियली? संडे से सूरत शहर में बरसात शुरू हो गई थी और मंडे को सुबह 10 घंटे में एक साथ में 10 इंच बरसात सूरत शहर में एक साथ में हुआ, और उसके अलावा जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी एक साथ में हैवी बरसात हुआ। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बरसात हुआ था, उसके कारण कुछ रोड्स और कुछ जो अंडर पासेस होते हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग के प्रश्न हुए थे, और उनके कारण जो ट्रैफिक वगैरह है उसका प्रश्न हुआ था। पर पूरे सूरत शहर में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अलग अलग टीम्स हैं वो फील्ड में जाके काम कर रही थी, जैसे कि हेल्थ की टीम्स, इंजीनियरिंग टीम्स, रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, फायर की टीम्स, गार्डन की टीम्स, और कहीं पे भी कुछ भी इंसिडेंसेस स्ट्रीट पोल गिरने का या फिर फायर का या फिर कहीं पे बिजली कनेक्शन का या फिर रोड्स को खुला करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, वो सभी लोगों ने काम किया। शाम तक सारा जो यातायात है वो 100% नॉर्मलाइज कर दिया गया था, पर रात को वापस 3-4 घंटे में 6-7 इंच बरसात वापस हुआ, पर रात को भी सारी टीम्स पूरे सिटी में काम कर रही थी, और कल मॉर्निंग से पूरे सिटी में वापस से ट्रैफिक व्यवहार और सारे रोड्स वगैरह सभी को नॉर्मलाइज कर दिया गया। अभी पूरा सूरत शहर में काफ़ी जो है नॉर्मलाइज सिचुएशन हो गई है। गुजरात के पंचमहाल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां तेज बारिश के बाद पावागढ़ के महाकाली मंदिर की सीढ़ियों पर पानी भर गया। कल पंचमहाल जिले के हालोल तालुका में करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई। महाकाली मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर इतना पानी आ गया कि लोगों को ऊपर जाने में मुश्किल होने लगी। किसी तरह रेलिंग को पकड़ते हुए लोग आगे बढ़े। बारिश के कारण मंदिर जा रहे भक्तों को कुछ देर के लिए रोका भी गया ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। हल्द्वानी में बड़ा हादसा हुआ है। नहर में बही कार
4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहाँ के अलग अलग इलाकों में आपदा प्रबंधन टीमों के साथ अलर्ट मोड में हैं। तो कई जो दल हैं सुरक्षा के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर दिख रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राजमार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मनकुटिया में पहाड़ी से आया भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर बिखर गया है, जिसके बाद सोनप्रयाग में हजारों यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया है। रास्ते से मलबा साफ करने में नेशनल हाईवे विभाग की मशीनें जुटी हुई हैं। मनकुटिया में राजमार्ग से मलबा हटाने के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ भेजा जाएगा। केदारनाथ के पैदल पड़ाव में भी बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। तो जगह जगह भूस्खलन की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन एक जो राहत की बात है वो ये है कि आने वाले वक्त में इस मलबे को हटा लिया जाएगा और संचालन सुचारू रूप से हो पाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ईरान की कसम 4 महीने में एटम बम, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान में अमेरिकी हमले पर बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर ठिकाने तबाह नहीं। अमेरिका से इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने का दावा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में स्ट्राइक के असर पर बात की गई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, कुछ महीनों में फिर से वापसी कर सकता है ईरान। हालांकि यह दावा ईरान भी कर रहा था कि उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस पूरे हमले में परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब सवाल है कि क्या जो ट्रंप कह रहे थे वैसा नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कह रही हैं उसकी माने तो पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है और जल्द ही ईरान वापसी कर जाएगा। दोनों के जो बयान हैं उनमें विरोधाभास है। और राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राजीव, किसकी बात माना जाए? जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो माना जाए या जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है वो माना जाए? देखिए, सारे रिपोर्ट में विरोधाभास और जिस तरह से बातें निकल के आ रही है, इससे ये लग रहा है कि किसने क्या ऑब्जेक्टिव अपना हासिल किया। जैसे अमेरिका का दावा ये था कि जब 23 तारीख को उसने ईरान पर हमला किया तो उसने कहा कि उसके सारे परमाणु जो षड्यंत्र हैं उनको जो नष्ट कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम जो मैक्सर की हमने जो रिपोर्ट देखी उसमें कई सारे ट्रक जो है, एक नहीं कम से कम 20 से ज़्यादा ट्रक वहाँ पर खड़े थे। तो कहा यह जा रहा है कि यूरेनियम जो है वहाँ से कहीं और ईरान ने शिफ्ट कर दिया था। तो परमाणु ठिकाने उसके पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, ऐसा ईरान का दावा है। ईरान का ये कहने कि कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है, वो फिर से मरम्मत करा के अपना यूरेनियम का संवर्धन का काम जारी रखेगा। वो तस्वीरें राजीव आपने दिखाई थी न्यूज रूम से, मुझे याद है जब आप सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए तमाम ट्रकों का आना जाना हो रहा। मैं आपके पास आऊंगा राजीव, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर। संजय सर, क्या लगता है आपको? एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम बर्बाद हो गया, यही बात इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का दावा कुछ और है। देखिए अंजित, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे विरोधाभास निकल के आ रहा है। और मैं 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, जैसे कि अभी आपके न्यूज में भी दिखाते रहे और रंजन जी भी बताते रहे पहले भी, कि एक तो काफी जो ट्रक लगे हुए थे वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से ट्रक भर भर के सामान जा रहा था। दूसरी बात, ईरान को इस बात का पक्का अंदाजा था, किसी भी देश को होगा, कि जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल बहुत समय से, कई सालों से घोषणा कर रहे थे कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना। तो उन्होंने, यही कारण था कि जो खास तौर से फॉर्दो वाला जो न्यूक्लियर साइट है वो उन्होंने पहाड़ियों के अंदर बनाया था, और पहाड़ियों के अंदर जैसे कहते हैं 260 फीट अंदर बनाया था गुफा के द्वारा करते हुए, और अंदर फिर कंक्रीट की लेयर भी थी, ऊपर पहाड़ी फिर कंक्रीट की लेयर और फिर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ताकि जो एक आसान ना रहे उसको बर्बाद करना। जिस प्रकार से हमले किए गए, देखिए यही कारण है कि उन्होंने खाली 2 बम नहीं गिराए, उन्होंने 12 बम फॉर्दो के ऊपर गिराए, ताकि एक के बाद एक गिर के, एक गिरे थोड़ी चोट हो, थोड़ा अगला गिरे और चोट हो, और चोट हो, होते होते काफी डीप अटैक हो सके और सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सके।
दूसरी बात, जैसे मुझे खबर मिली है कि उन्होंने उनकी वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर अटैक किया। जी। अभी ये जो GBU-57 है, इसके अंदर GPS के द्वारा गाइडेंस और एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है जिससे पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। तो यो हमला जो किया गया, तो यानी कि वेंटिलेशन सिस्टम को भी टारगेट किया गया, एंट्री सिस्टम को टारगेट किया गया। तो दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो सामान वहां से निकाल लिया जाता है ट्रकों के द्वारा, लेकिन फिर भी पूरा सामान नहीं निकाला जा सकता। न्यूक्लियर प्लांट इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि हो सकता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, कुछ यूरेनियम सर एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन ये बड़ी खबर दर्शकों को बताना जरूरी है। और बड़ी खबर यह है कि लीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ट्रंप ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा ईरान में हमला पूरी तरह से सफल रहा, ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका के स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं है, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कह रही है। संजय सर, ये कैसे हो सकता है? भाई जानकारी तो इंटेलिजेंस के हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप ही देते हैं, उनके पास कोई अपना सोर्स तो है नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट खारिज करके कह रहे हैं नहीं, ये तो इसको मानेंगे नहीं, तो ये तो संभव नहीं है ना सर? आपको ये अनिदेव बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। जब अपने ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ कह रही है, जो कि जिनके पास पूरे सोर्सेज हैं, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, और लोकल सोर्सेज से भी उनके पास जो जासूस है उनसे भी खबर ले रहे होंगे। कोई जिसको रेडिएशन की भी कोई खबर अभी तक नहीं है कि वहां से, चाहे सऊदी अरेबिया ने बताओ या ईरान के इंटरनल ने बताओ, बाकी भी जो खबर सैटेलाइट के द्वारा भी इनको मिल रहा होगा, तो ऐसे कोई रेडिएशन की खबर नहीं है। लेकिन दो बातें हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी भी ये कह रही कुछ महीने के लिए इसको जरूर पीछे कर दिया। वो कुछ महीने हैं, कुछ साल है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑपरेशन है वेंटिलेशन, जैसे मैं कहता हूँ वेंटिलेशन सिस्टम एंट्रेंस को किया, कुछ ना कुछ डैमेज जरूर हुआ होगा स्ट्रक्चर अगर मैं अगली ब्रेकिंग पर जाऊं उससे पहले एक चीज आप दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए कि जो परमाणु संयंत्र बन रहा था, जो परमाणु बम बना रहा था ईरान, क्या उसको ट्रकों के माध्यम से उस सामान इधर से उधर किया जा सकता है क्या? नहीं, इतना जो कुछ, वही मैं कह रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूजेस और कुछ एनरिच्ड यूरेनियम ले जाया जा सकता है, लेकिन जो प्लांट है, वो जो मशीनरी है, उसको नहीं ले जाया जा सकता। वो इतना बड़ा और इतना सुरक्षित सिस्टम होता है, उसको नहीं ले जाया जा सकता। तो डेफिनेटली वो कुछ समय के लिए तो पीछे हटा है। अब कितना समय है, क्या वो महीनों हो या साल हो, 2 साल हो, लेकिन ईरान भी डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि उनका नॉलेज है, ज्ञान है उस सिस्टम को बनाने का। वो कई उनके बुक्स में लिखा होगा ये सब चीजें, तो वो फिर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कितने समय बाद बना पाएंगे, ये बड़ी बात है, देखने वाली ये बड़ी बात। सर बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि नेटो चीफ मार्क रूट ने ट्रंप की तारीफ की है और ईरान पर निर्णायक फैसले के लिए ट्रंप की तारीफ की गई। ईरान में अमेरिका के स्ट्राइक असाधारण फैसला। मार्क रूट नेटो चीफ ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। वो कह रहे हैं कि ये असाधारण स्ट्राइक है, मतलब ये बहुत बेहतरीन काम बता रहे हैं नेटो चीफ, और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया ट्रंप ने। राजीव हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। राजीव, तारीफ तो ट्रंप की हो रही है, लेकिन सवाल तो इसको लेकर के है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीर कहीं और चला दिया और तारीफ बटोर ली। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस अगर देखें तो अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया कतर में जो अमेरिकन बेस था, और ये कहा कि जितना ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया उतनी ही स्ट्राइक हमने भी दागे। तो इस पूरे अगर वार को अगर देखिए तो 12 या 13 दिन चला इस वार में, तो अमेरिका की जो विश्वसनीयता है, खासतौर से ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल खड़े हुए। और अमेरिका के जो बहुत सारे जगहों पर 16 या 19 जगहों पर जो बेस है वहाँ पर खाड़ी देशों में, उसके बदले जो उन देशों को सुरक्षा देने के बाद जो कही गई थी, उस पर कहीं न कहीं एक सहयोग का जिसको कह सकते हैं, जो घेरा जो बनाने की बात करें, उस पर अब सवालिया निशान लग रहा है कि क्या अमेरिका जो है खाड़ी देशों को पहले की तरह सुरक्षा मुहैया करा सकता है या नहीं। बिल्कुल, अब बने रहिए राजू, हम लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं, फिर संजय सर के पास भी जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने IAEA से सहयोग का नाता तोड़ लिया है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी दे दी है। ईरान की संसद में अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले का ये बड़ा असर देखा जा रहा है। ईरान ने IAEA से सहयोग का नाता पूरी तरह से तोड़ लिया है। और
माफ करिएगा, ईरानी संसद ने इसे मंजूरी दे दी है और अमेरिका के खिलाफ ईरान की संसद में नारेबाजी भी हुई है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले का ये असर है। और ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ईरानी संसद की तस्वीर है। ईरानी संसद में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारे लगे हैं। तो बड़ी बात यह है कि आईएए से संपर्क तोड़ लिया है ईरान ने और उनके संसद ने इसको मंजूरी दे दी है और ईरान कह रहा है कि हमारे परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इसीलिए अमेरिका की इस स्ट्राइक पर 10 बड़े दावे हैं। वो दावे कौन कौन से हैं, एक एक करके आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से दावे। देखिए, ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, ये सवाल है। न्यूक्लियर साइट का मूल ढांचा क्या अभी तक बरकरार है? मूलभूत ढांचे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ये 10 बड़े दावे हैं अमेरिका के स्ट्राइक पर ईरान के। कुछ ही महीने में वापसी कर सकता है ईरान, ये बार बार कहा जा रहा है। फोर्डो नतांज में सेंट्रीफ्यूज तबाह नहीं, और ये जो सारी जानकारी आ रही है लीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर है। फोर्डो नतांज में सेंट्रीफ्यूज तबाह नहीं हुआ है, ये कहा गया। यूरेनियम संवर्धित करने की मशीनरी बिल्कुल सुरक्षित है, जैसा कि संजय सर भी कह रहे थे, उसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। संवर्धित यूरेनियम भी ईरान ने बचा लिया है। तो ये जो तमाम बड़े दावे, इससे सवाल भी है। ईरान ने हमले से पहले संवर्धित यूरेनियम वहां से हटा लिया था और यूएस ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को कुछ महीने के लिए ही पीछे छोड़ा है। कुछ महीनों में वो वापसी कर जाएगा। न्यूक्लियर ठिकानों को मिटाने की बात सही नहीं है और ये जो दावे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये सोचिए कि ये क्या कहा जाएगा आखिर इसको लेकर के, और ईरान कब तक वापसी करेगा, बड़ा सवाल है। तो क्या बच गया है ईरान और नहीं रुकेगा परमाणु प्लान? क्योंकि यूएस रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग से लीक जानकारी को लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। कहा गया कि ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआती डिटेल सामने आई है और इस डिटेल में पेंटागन की खुफिया यूनिट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी गई है। कहा गया कि इंटेलिजेंस से जुड़े 7 अधिकारियों ने ऑपरेशन की जानकारी दी थी। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को ज्यादा नुकसान नहीं, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है। और आप सोचिए कि 2 अलग अलग विरोधाभास हैं और मेजर जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय सोई सर, क्या माना जाए इस पूरे मसले को लेकर के कि ईरान भी ये दावा कर रहा है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन क्या मोसाद और सीआईए से बड़ी चूक हुई है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे मोसाद या इंटेलिजेंस की चूक नहीं मानूंगा, क्योंकि वो पिन पॉइंट हमला तो किया है, लेकिन जिस प्रकार से बनाई गई बिल्डिंग वो महत्वपूर्ण है। कितनी पहाड़ों में डीप और कितना कंक्रीट लगा हुआ था। दूसरी बात, वो सामान वहां से निकाल लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि आप और हम भी जैसे सोच रहे थे कि कभी भी हमला कर सकता है न्यूक्लियर साइट पर, कि इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो एक उस चीज के लिए उन्होंने उसी हिसाब से तैयारी की हुई। तीसरी बात, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, ये बहुत बड़ी चोट है। और जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, वो डैमेज डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े बम इतने सारे गिराए हुए, पिन पॉइंट अंदर जाके 200 फीट अंदर जाके जब पड़ता है बम, तो ये काफी डैमेज करता है। कितना समय रिपेयर में लगेगा, क्योंकि ईरान भी जो दावे कर रहा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो जाता है कि हमें कुछ नहीं हुआ, अपनी जनता को भी खुश करने के लिए और दुनिया के सामने अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए भी इस तरह के दावे हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान भी वापस जरूर आएगा, ये भी मेरा मानना है। अभी कितने समय बाद आएगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 महीने वाली बात तो मेरे हिसाब से काफी एम्बिशियस बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे एक बड़ा जो आ जाता है अंजित, वो है कि इसका सीज फायर का क्या, फिर सीज फायर का क्या औचित्य रह गया? जो सीज फायर इन्होंने डिक्लेयर किया वो इसलिए किया था कि न्यूक्लियर
पावर उनकी खत्म कर दिया, आगे वो बनाने में सक्षम नहीं रहेगा। अगर ये टेम्पररी है, इसका मतलब 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद फिर लड़ाई होगी और बिल्कुल। ये जंग चलेगी। तो हाँ। ये जो दुनिया रात की सांस ले रही थी, वहां पर भी उनको शायद सांसों को सोचना पड़ेगा इसके कि इसके रात की दूरगामी है या परिणाम दिखेंगे, इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे। और मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो भी बता देते हैं दर्शकों को। इजराइल ने भी ईरान पर नई रिपोर्ट को खारिज किया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त बता दें आपको, इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्ट्रोमिच ने कहा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर दावा निराधार है। कितना नुकसान हुआ कुछ दिन में साफ होगा, अभी ऐसी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। तो इजराइल ने भी इसको खारिज कर दिया है और ये कह रहे हैं इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। राजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। राजीव, एक तरफ ट्रंप खारिज कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल भी खारिज कर रहा है, तो ये तो फेस सेविंग वाला मामला है ना भाई? बिल्कुल फेस सेविंग वाला मामला है। बिल्कुल कुछ उसी तरह की बात है कि दोनों एक दूसरे को नुकसान का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के जो जितने मिलिट्री ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया, और ईरान इस तरह का दावा कर रहा है कि इजराइल के जितने मेन ठिकाने जिसको कहते हैं, चाहे आईडीएफ के हेडक्वार्टर की बात करें, मोसाद के हेडक्वार्टर की बात करें, तेल अवीव की बात करें, जो विजुअल जो इजराइल में नजर आया, इतनी तबाही आज तक इजराइल में नहीं देखी गई है। तो दोनों तरह के अपने अपने दावे हैं, दोनों का अच्छा बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर फिर इन दोनों देशों के बीच में जंग होता है तो और ज्यादा घातक होगा वो। जी राजू बने रहिए। संजय सर, बहुत संक्षेप में, समय कम है, इजराइल इनकार कर रहा है रिपोर्ट से, ट्रंप इनकार कर रहे हैं, क्या ये फेस सेविंग है? बिल्कुल, ये तो फेस सेविंग है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन भी है। वो नहीं कह सकते कि फेल हुए, जिस कारण सीज फायर हुआ, जिस कारण से युद्ध रुका, आज उसको नकार दिया। यही कारण कि इंटरनल डिफरेंस की बात हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि डीआईए के किसी लो लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेटर ने खबर लीक कर दी है, जो पूरी तरह से गलत है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी की खबर को पूरी तरह से नकारना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि पूरा देश इंटेलिजेंस के हिसाब से ही चलता है। बहुत शुक्रिया संजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। राजीव, आप भी नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के लाल शुभांशु की। और आइए बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर कैबिनेट ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई की जानकारी दी कैबिनेट में। पीएम ने कहा आज बड़ा दिन है, ये बड़ी उपलब्धि है, सभी मंत्रियों ने करतल ध्वनि से बधाई दी। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कैसे आज का दिन बड़ा था और शुभांशु को कैबिनेट ने बधाई दी है। हिंदुस्तान की कैबिनेट ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कैबिनेट बैठक थी जिसमें शुभांशु को बधाई दी गई और मिशन की सफलता पर कैबिनेट ने बधाई दी। आज एक बहुत ही शुभ दिवस भी है। आज एक्सियम 4 मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी, आज इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। तो भारत की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ूंगा। हम सबके लिए गौरव का दिन है ये। वी वेलकम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द स्पेस मिशन कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया, हंगरी, पोलैंड एंड द यूएस। द इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes, hopes and aspirations of 1.4 billion Indians. The cabinet wishes him and other astronauts all the success. और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर में उनके घर पर छापा मारा। यह छापा ड्रग्स से जुड़े एक मामले में मारा गया। छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है,
मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।